हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी। तो सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्लास में एंड बीसीए सेकेंड सेमेस्टर के सेशन में, ठीक है, जिसमें आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स रहने वाला है। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्या रहेगा आपका मैथमेटिकल लॉजिक, है ना। थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था जब हमने सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, हम तब हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, राइट। बट अब हम अच्छे से यूनिट 1 को विद नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। पेन कॉपी लेके बैठना और आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा क्या है ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि मैम यहाँ पे है हमारा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम देखेंगे मैथमेटिकल लॉजिक को। अच्छा, लॉजिक नाम से समझ में आ रहा है, लॉजिक नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या चीज़ें पढ़ने वाले हो, ठीक है। ओके, होप सो आपको प्रॉपर मेरी वीडियो और ऑडियो आप तक पहुँच रही हैं। देन स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। देखिए, तो हमारा सबसे पहले आपको आपके चैप्टर के बारे में यहाँ पे लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। क्या होता है मैथमेटिकल लॉजिक भाई? तो मैथमेटिकल लॉजिक एक कह सकते हो एक मैथ का ऐसा एरिया है स्टडी करने का जो कि आपके लॉजिक को, या कह सकते हो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस के थ्रू आपकी अगर मैं आप प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बहुत बेहतरीन और बहुत अंडरस्टैंडिंग बनाता है, ठीक है। यही चीज़ है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल लॉजिक, इसमें सबसे पहले हम क्या जानेंगे, चलिए यहाँ देखिए। कह रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक हैज़ टू एस्पेक्ट्स। इसके दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, दो एक तरह से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। पहला कि अगर मैं मैथमेटिकल लॉजिक वे में ले जाऊँ, यानी और दूसरा जब मुझे इसे रीजनिंग के फॉर्म में ले जाऊँ, कब ये कैसे आया उस एक्सपेक्ट में ले जाऊँ। तो सबसे पहले कहता है कि मैथमेटिकल लॉजिक हैज़ टू एस्पेक्ट्स। मैथमेटिकल लॉजिक के कुल दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, दो आपके कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, दो कंडीशंस हो सकती हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला कह रहे हैं ऑन वन हैंड इट इज़ एनालिटिकल थियरी। ये क्या है? एक एनालिटिकल थियरी है। किसका? ऑफ आर्ट ऑफ द रीजनिंग। रीजनिंग का एक एनालिटिकल थियरी है ना, जिसको हम नंबर्स में एनालिसिस कर सके। एनालिटिकल थियरी है जिसपे सोच सके, जिसपे क्रिटिकल थिंकिंग की जा सके, राइट। कह रहा है हुज गोल्स इज सिस्टमेटाइज एंड कोडिफाई प्रिंसिपल्स ऑफ वैलिड रीजनिंग, जिसमें हम वैलिड रीजनिंग को क्या करते हैं? कोड कर पाते हैं, कोडिफाई कर पाते हैं, ठीक है। यही है, यानी आप एक कोड दो और उसके बाद वो उसे क्या कराओ, आप रन करा सको इस वे में। क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर इसे हम पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे समझेंगे कि कैसे ये वर्क करेगा, ठीक है। इट मे बी यूज टू जज द करेक्टनेस ऑफ स्टेटमेंट्स। जो मैथमेटिकल लॉजिक होता है ये यूज होता है ये जज करने के लिए कि आपका दिया गया जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। विच मेक कह रहा है विच मेक अप द चैन, जो एक क्या बनाता है? चैन बनाता है, ठीक है। अब ये चैन बनेगा कैसे? कनेक्टिव्स के थ्रू बनेगा, है ना। यानी एक स्टेटमेंट का दूसरे स्टेटमेंट से रिलेशन, दूसरे का तीसरे से रिलेशन, इस तरीके से, ठीक है। कह रहे हैं इन दिस एस्पेक्ट्स लॉजिक में बी कॉल्ड क्लासिकल मैथमेटिकल लॉजिक। जब इस तरह से हम क्या मैथमेटिकल लॉजिक को पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लासिकल मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है। यानी हम उसे एनालिटिकल वे में पढ़ें। एक जो एक क्या होता है? एक आर्ट होता है ना, ऑफ आर्ट ऑफ रीजनिंग हुज गोल्स टू सिस्टमाटाइज करना, एक सिस्टम के थ्रू प्रिंसिपल्स को, रूल्स को क्या करना? कोड करना, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? मैथमेटिकल लॉजिक। ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, मैथमेटिकल लॉजिक के बिना आप कोडिंग को समझना कह सकते हो। आपको, आप जानते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैथमेटिकल लॉजिक को हर पढ़ते हो। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तो आपने बूलियन गेट्स पढ़ा है, आप फ्लो चार्ट बनाना सीखे हो, आप एल्गोरिदम लिखना सीखे हो। क्यों? कैसे? तो भाई जो एक्सपर्ट है मैथमेटिकल लॉजिक में, किस तरह से वैल्यू रखना है, कैसे स्टेटमेंट को अगले स्टेटमेंट से पाइथन में जैसे आप करते हो तो जोड़ना है, ये ही आपको बनाता है कि आप कितना बेहतरीन तरीके से कोडिंग कर पाओगे, ठीक है। आगे देखो, दूसरे एस्पेक्ट में क्या कहता है। पहला एस्पेक्ट समझे कि भाई
एक एनालिटिकल स्टडी है, रीजनिंग वे में गोल होता है सिस्टमाइज करना, कोडिफाई प्रिंसिपल ऑफ वैलिड रीजनिंग। आगे देखो, सेकेंड कह रहा है कि द ऑर्डर, देखो ज़्यादा यहाँ पे बकवास नहीं करेंगे, बहुत अच्छे समझना कि जो सेकेंड अदर एस्पेक्ट्स क्या होने वाला है कि मैथमेटिकल लॉजिक इज द इंटर रिलेटेड, जो क्या करे एक दूसरे से रिलेट कराए, है ना, किसको, विद प्रॉब्लम्स रिलेटिंग द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, एक तरह से क्या करता है कि मैथमेटिकल लॉजिक एक इंटर रिलेट कराता है विद प्रॉब्लम के साथ, हमें एक प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम से हम कैसे रिलेट करेंगे, कैसे उसके वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जी फ्रेज जो थे, इन्होंने डेवलप किया था ये आइडिया रिगार्डिंग अ मैथमेटिकल थियोरी एज अप्लाइड सिस्टम ऑफ लॉजिक, कि हम कैसे इसे मैथमेटिकल थियोरी को कैसे हम लॉजिक के फॉर्म में यूज़ कर पाएंगे एक सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, तो होप्स तो समझ में आया होगा। कहानी बस इतनी सी है कि भाई मैथमेटिकल लॉजिक में, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, पूरा रिकॉल कर लो, मैथमेटिकल लॉजिक के दो ही एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, या तो एनालिटिकल थियोरी के बेसिस पे करते हैं और जिसे हम कहते हैं क्लासिकल मैथमेटिकल लॉजिक, और दूसरा इसे इंटर रिलेट करने के लिए करते हैं। समझ आ रहा है, क्या करते हैं, इंटर रिलेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक आर वैल्यूएबल टू प्रॉब्लम एनालाइजिंग प्रोग्रामिंग। इसका मेन पर्पज क्या है, मैथमेटिकल लॉजिक का जो मेन पर्पज होने वाला है ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम को एनालिसिस करता है, प्रोग्रामिंग करता है, प्रोग्रामिंग करने में हेल्पफुल होता है, एंड लॉजिक गेट्स को डिजाइन करता है। ठीक है, और उसको समझ में आ रहा होगा। जो प्रिंसिपल होता है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि यहाँ पे आप प्रॉब्लम को एनालाइज कर पाओगे, प्रोग्रामिंग कर पाओगे इसके थ्रू, और इसके थ्रू आप लॉजिक गेट्स को डिजाइन कर पाओगे। समझ आया। आप जैसे जैसे ट्रुथ टेबल पढ़ते हो ना, सेम वैसा होता है आपका बूलियन अलजेब्रा, बूलियन एक्सप्रेशन, या बूलियन अलजेब्रा कह सकते हो, बूलियन एक्सप्रेशन कह सकते हो। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा जब नाम दे दे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, अलजेब्रा इसी को कहते हैं जहाँ बीजगणित यूज हो जाए। बीजगणित में क्या करते थे, याद करो। आगे देखो, कह रहा है कि अब थोड़ा समझो। मैंने कहा क्या लॉजिक था कि एक स्टेटमेंट होता है जो एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से जब जुड़ रहे होते हैं, कोई लॉजिक कनेक्ट कर रहा होते हैं, कुछ कनेक्टिव्स यूज होते हैं। तो भाई ये सब जब नाम लिया स्टेटमेंट, कैसे स्टेटमेंट हमारे लॉजिक्स में आएंगे, कैसे हमारे लॉजिक्स में नहीं रखे जाएंगे। तो देखो, एक तो आपका जो स्टेटमेंट हो वो डिक्लेरेटिव हो, और दूसरा आपका स्टेटमेंट प्रपोजिशंस हो। ये प्रपोजिशन और स्टेटमेंट के अंतर क्या है, तो आ जाओ देख लेते हैं। कह रहा है प्रपोजिशंस और स्टेटमेंट्स। कह रहा है अ स्टेटमेंट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज इधर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। आपका जो प्रपोजिशन, या तो मैं कहूँ जो स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो या तो सही होता है या तो गलत होता है। ट्रू और फॉल्स, या सही होगा या गलत, एक साथ दोनों नहीं हो सकता। कह रहा है ना, बट नॉट बोथ, यानी वही स्टेटमेंट या वही सेंटेंस सही या गलत नहीं हो सकता। बस देखो, या तो सही होगा या तो गलत होगा, एक साथ ये नहीं कह सकते कि सही भी है और गलत भी है, ये नहीं बोल सकते। कह रहा है अच्छा ये ट्रूथ, मैंने कहा कि ट्रू या फॉल्स, ये जो ट्रू या फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स, ये क्या है भाई, ये हमारे हैं दोनों ट्रुथ वैल्यू। इन दोनों को ही क्या बोला जाता है, ट्रुथ वैल्यू। अंडरस्टूड, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रुथ वैल्यू। तो दो तरीके के ट्रुथ वैल्यू होते हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू को हम कैपिटल टी से अपने ट्रुथ टेबल में दिखाएंगे, और फॉल्स को कैपिटल एफ से दिखाएंगे। ध्यान रखना ये चीज ना। हाँ, तो यही कह रहा है कि जो द ट्रुथ वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स ऑफ द स्टेटमेंट आर डिनोटेड बाई T and F respectively. They are also denoted by 1 और 0. इन्हीं को हम 1 और 0 से दिखाते हैं। जब वैल्यू ट्रू होती है तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। जब वैल्यू फॉल्स होती है तो हमें 0 मिलता है। समझ में आया। इसे बाइनरी के एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं। ठीक है, बाइनरी में भी क्या यूज होता है, 1 और 0, 0 या 1। ठीक है, आ जाओ। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि ये स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं। तो जैसे मैंने कहा, बेंगलोर इज इन इंडिया, जो बेंगलोर है वो भारत में है। तो भाई एक स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव है, बिल्कुल है।
तो आपका ये एक सिंपल सा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, तो भाई ये मेरा प्रपोजिशन माना जाएगा। ये क्या होगा, ये प्रपोजिशन या तो स्टेटमेंट क्या होगा, माना जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। सेम इसी तरह जैसे मैंने कहा 3 + 7, तो ये भी क्या है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट माना जाएगा। अगला, रोज आर रेड, गुलाब लाल होता है भाई, तो ये भी तो आपका डिक्लेरेटिव है भाई, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका माना जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे बहुत आसान है थोड़ा। देखो क्योंकि हम आपसे डायरेक्ट, मुझे लगता है डायरेक्ट लिंक होने पे एक हम लोगों का और बेहतर कनेक्शन बनेगा। तो अभी वीडियो को पूरा देखना, रिकॉर्डेड भले है लेकिन बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, आ जाओ। कह रहे स्टेटमेंट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर। अच्छा, हम किससे दिखाते हैं स्टेटमेंट्स को? तो हम यूजुअली, नॉर्मली हम कैसे यूजुअली कहे तो यूजुअली हम स्मॉल p q r इस तरह से दिखा देते हैं, लेकिन कभी कभी हम द कैपिटल लेटर में भी इसको ABC इस तरह से कैपिटल लेटर में भी दिखा देते हैं, यानी इसको हम स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों में दिखा सकते हैं। होप्स तो समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। कह रहे विद द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स आर आल्सो यूज्ड, और हम ट्रू और फॉल्स भी एक्सेप्शनली कभी कभी स्टेटमेंट को T एंड F से भी दिखा सकते हैं, देखेंगे कब। ठीक है, आ जाओ आगे देख लो। यहाँ तक चीजें एकदम समझ में आई, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे देखते थोड़ा, चलिए। कह रहा है कि प्रपोजिशन और स्टेटमेंट। अच्छा, अब क्या एक बार सोचो, क्या हर एक सेंटेंस प्रपोजिशन या स्टेटमेंट माना जाएगा? तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, अगर मैं कहूँ मोहन क्या खाता है, भाई ये अब इसको आप किस में रखोगे? देखो कब कब नहीं होगा प्रपोजिशन, कब कब आपका सेंटेंस ना स्टेटमेंट या प्रपोजिशन नहीं माना जाएगा। सेंटेंस हम बोलेंगे, सेंटेंस कब कब मेरा प्रपोजिशन या तो स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। तो इस कंडीशन में जब वो इंपरेटिव केस में हो, एक्सक्लेमेटरी केस में हो, या तो इंट्रोगेटिव में हो, या तो ओपन सेंटेंस में हो। ठीक है, अच्छा थोड़ा आ जाओ देख लेते हैं। यहाँ हमने कहा इन लॉजिक अ स्टेटमेंट और प्रपोजिशन मस्ट बी अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वो डिक्लेयर करने चाहिए, डिक्लेरेटिव होने चाहिए। डिक्लेरेटिव मतलब सेंटेंस दैट इज इधर डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स, जिसे हम कह सकें, हम जिसे डेफिनेटली बोल सके कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, मैं कहूँ राम क्या खाता है, तो आप इसमें क्या ट्रू एंड फॉल्स से कोई जवाब दे पाओगे? अरे नहीं दे पाओगे भाई। राम क्या खाता है तो कहोगे ट्रू। अगर मैं कहूँ राम एक ऑनेस्ट लड़का है, तो ट्रू बोल सकते हो ना। राम ऑनेस्ट नहीं होगा तो फॉल्स बोलोगे। समझ पा रहे हो ना? तो ये कहानी है। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी में इमोशंस आ जाते हैं, इंपरेटिव कमांड आ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे कमांड दे रहा हो, ऐसा सेंटेंस जहाँ आपको दिख रहा है कि कमांड है या इमोशंस दिख रहा है, या तो आपके क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, कमांड दिखे, इमोशन दिखे, क्वेश्चंस दिखे, या वेरिएबल ट्रू हो, यानी एक तरह से कभी कभी लगे कि हाँ ट्रू भी हो सकता है, कभी कभी लगे फॉल्स भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में ये स्टेटमेंट नहीं होंगे। ये ऐसे इन केसेस में जो सेंटेंस आएंगे वो स्टेटमेंट या प्रपोजिशन नहीं होंगे। आप समझ में आ रहा है ना? जैसे इंपरेटिव मतलब जहाँ कमांड दिया जा रहा है, एक्सक्लेमेटरी इमोशंस है, इंट्रोगेटिव जहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए, क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंस आ जाए। ओपन सेंटेंस क्या होते हैं, जहाँ वेरिएबल ट्रूथ हो, यानी ट्रूथ वेरिएबल मतलब ट्रू वैल्यू आपको कभी कभी ट्रू लगे, कभी कभी फॉल्स लगे। तो ऐसे केसेस में नहीं होगा। ठीक है, कह रहा आर नॉट कंसीडर्ड लॉजिक इन ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसे सेंटेंस अगर जब आ रहे हैं तो ऐसे सेंटेंस will not be, these sentence will not be क्या भाई, प्रपोजिशंस। समझ पा रहे हो क्या? तो ऐसे स्टेटमेंट प्रपोजिशन और ऐसे सेंटेंस आपके प्रपोजिशन और स्टेटमेंट नहीं होंगे। ठीक है, स्टेट लिख दे तभी समझ आना स्टेटमेंट की बात कर रहा है। कह रहा है आर नॉट कंसीडर्ड लॉजिकल स्टेटमेंट, इसे हम लॉजिकल स्टेटमेंट के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे।
बिकॉज दे लैक अ फिक्स ट्रू वैल्यू, क्योंकि इनके पास कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है। ये क्या है, ये लैक कर रहे हैं, इनमें कोई फिक्स वैल्यू आप डिसाइड नहीं कर सकते। चलो मैंने बताया कैसे, जैसे मैंने कहा कि मैंने अभी बोला ना, अगर मैं कहूँ कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, क्या एक सेंटेंस है? एक सेंटेंस है ना, ओपन द डोर। कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव है। कैसे? कमांड दिया जा रहा है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कमांड दिया जा रहा है। इंपरेटिव, देखो इंपरेटिव में प्लीज मतलब कमांड भी आ सकता है, रिक्वेस्ट भी आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने कहा ओपन द डोर, तो क्या यहाँ पे आप ट्रूथ वैल्यू आप डिक्लेयर कर सकते हो, यस और नो में? ओपन द डोर आप यस बोलोगे? नो, यहाँ पे आप नहीं बोल सकते भाई, यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन नहीं। ओपन द डोर मतलब दरवाजा खोलो, बोलोगे यस नो? जैसे अब मैंने कहा एक्सक्लेमेटरी में क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी जहां इमोशंस है, हुर्रा, हुर्रा, इंडिया, इंडिया wins, India wins the match। तो नहीं, यहाँ पे ध्यान देना, अगर ऐसे आए, ये स्पेशल केसेस है, जैसे ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे सेंटेंस आए, तो ऐसे सेंटेंस को आप प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट नहीं बोलोगे, ठीक है? स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन उन्हीं को बोलोगे जो डिक्लेयर कर पाओ, जो डिक्लेरेटिव हो, जो डिक्लेरेटिव, सॉरी जुबान लड़खड़ा गई ठीक है, आ जाइए। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चनिंग वर्ड आ जाए कि मैंने इंट्रोगेटिव में कहा, अगर मैं इंट्रो की बात करूं, इंट्रोगेटिव में हमने कहा कि व्हाट इज योर नेम, तो अपना नाम बताओगे कि बोलोगे यस और नो या ट्रू और फॉल्स, ये सब तो नहीं बोलोगे ना। अगर कहो व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना नाम बताएंगे, ना कि आप यस नो करते रहेंगे, वहां पे ट्रू फॉल्स करते रहेंगे, ये नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो ये आपके ये एक सेंटेंस है, बट ये प्रपोजिशंस नहीं है, राइट? ये स्टेटमेंट नहीं है, डिक्लेरेटिव होने चाहिए। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि ये जो यहाँ वेरिएबल वाला केस है, वेरिएबल वाला केस का मतलब यहाँ पे ये नहीं समझ सकते, जैसे मैं कहा पूरा इंडिया विल द विंस द मैच, यहाँ कभी कभी होगा इंडिया मैच जीत भी सकती, कभी कभी मैच तो जीतना हारना बनता है ना यार, हमेशा तो कोई नहीं जीतेगा, हमेशा कोई नहीं हारेगा ना, ये वेरिएबल है, ये वेरी करती रहेगी, कभी कोई जीतेगा कभी कोई हारेगा, गेम है। तो इसे आप इसमें भी रख सकते हो, इसे ओपन सेंटेंस कहते हैं, ठीक है? आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है वाई दीज सेंटेंस टाइप आर नॉट लॉजिकल स्टेटमेंट। चलो इसको और डिटेल में देखते हैं। पहला बोला मैंने इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें कमांड या रिक्वेस्ट आ जाए, ये क्या दिखाता है भाई? कमांड या रिक्वेस्ट आ जाए तो ये क्या दिखाता है? कहता है दीज इंस्ट्रक्ट समवन टू डू समथिंग, ये इंस्ट्रक्ट करता है किसी को कुछ करने के लिए, जैसे क्लोज द डोर, देखो यहाँ पे rather than asserting a fact making them neither true and false, यहाँ पे रियलिटी है कि अगर इसे असर्ट किया जाए तो एक तरह से यहाँ ट्रू और फॉल्स का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है? तो ये नहीं होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन होगा, यानी इमोशंस दिखेंगे। दिस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक सरप्राइज हो गया, अब सरप्राइज भी हो जाएगा, कोई बहुत खुशी बहुत ज़्यादा हो गई आपको, हुर्रा, ओह, दुखी, सैडनेस, है ना, इमोशंस कोई आ गया, जैसे व्हाट अ डे, कैसा दिन है, तो कैसा दिन है, यस और ट्रू या फॉल्स तो दोगे नहीं, उसे डिस्क्राइब करोगे। आपके ट्रूथ वैल्यू डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं वहां पे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ रहा है? क्वेश्चन होगा, दिस आस्क द इंफॉर्मेशन, भाई इट इज रेनिंग, तो ट्रू, क्या बारिश हो रही है, ट्रू फॉल्स नहीं बोल सकते, यानी रेदर देन डिक्लेयरिंग अ फैक्ट, ठीक है? तो ये कंडीशन है। ओपन सेंटेंस क्या होता है? वेरिएबल ट्रूथ, जैसे दिस कंटेंस वेरिएबल,
जैसे x हो गया यहाँ पे, एंड देयर ट्रू वैल्यू चेंज डिपेंडिंग द वैल्यू ऑफ x असाइनिंग। अच्छा अच्छा, जब हम कभी x को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, असाइन टू द वेरिएबल, ठीक है, तो इस कंडीशन में, अच्छा एक चीज ध्यान देना, दिस कंटेन्स वेरिएबल, लाइक मैंने कहा कि चलो x ले लेते हैं, एंड देयर ट्रूथ वैल्यू चेंज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू असाइनिंग टू द वेरिएबल। अब हम x की जो वैल्यू असाइन करेंगे वो वैल्यू मुझे मिलेगी, तो ये चेंजेबल है, तो ये एक ओपन सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका डिक्लेरेटिव नहीं है। हाँ आगे, लेकिन क्या डिक्लेरेटिव होंगे क्या नहीं, अभी आ जाओ यहाँ देख लो। कह रहे फाइंड आउट द प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, इसमें बताओ क्या कौन कौन से प्रोपोजिशन है, कौन कौन से नहीं है। यहाँ पे कौन कौन से जो स्टेटमेंट है प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट हैं, ये सेंटेंस एक तरह से बोलोगे, ठीक है। ये जो सेंटेंस यहाँ गिवन है, अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ जो सेंटेंस दिए हैं इसमें से कौन से आपके सेंटेंस प्रपोजिशन या कह दो स्टेटमेंट है, या तो वो केवल सेंटेंस है, वो कोई प्रपोजिशन या स्टेटमेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहला है कैरियर टेक एकेडमी इज एट प्रयागराज, तो भाई एक सिंपल सेंटेंस एक है जो कि डिक्लेयर करता है कि भाई ये प्रयागराज में है ना, प्रयागराज में होने की कंडीशन को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, ये सही होगा, यानी ये स्टेटमेंट आपका प्रपोजिशन होगा। फाइंड आउट द प्रपोजिशन, तो ये प्रपोजिशन या स्टेटमेंट है। 2 + 3 5 होता है, तो बिल्कुल होता है, ये भी मेरा स्टेटमेंट या प्रपोजिशन है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, बिल्कुल पूरा में उगता है। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, अब यहाँ पे क्या है, एक तरह से कमांड दिया जा रहा है ना, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, पहचानना सीखो। कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, भाई ये भी प्रश्नवाचक आ गया, एक इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल नॉट बी स्टेटमेंट, या कह सकते हो प्रोपोजिशन, ये नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा 2 + 4 = 8 होता है क्या, नहीं होता ना, लेकिन ये ट्रू या फॉल्स हो सकता है। यहाँ पे वेरिएबल चेंज वेरिएबल तो नहीं दिया, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। ये होगा क्या बताइए, ये होगा, बट ये फॉल्स होगा ना, ट्रूथ वैल्यू मिलेगी। द स्क्वायर ऑफ 5 इज 15, नॉट 15, यानी निगेशन करा जा सकता है, स्क्वायर नहीं होगा ये, बट ये होगा। अब देखो यहाँ वेरिएबल आया, ये और ये है आपका डिक्लेरेटिव, ठीक है। आप यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू ट्रू फॉल्स में दे सकते हो। 2 + 4 = 8 नहीं होता, तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा। 5 इज लेस देन 4, ट्रू या फॉल्स, तो मैं फॉल्स आ जाएगा। द स्क्वायर ऑफ 5 इज 15 नहीं, लेकिन अगर यहाँ बोलूँ वेरिएबल आ गया ना, यहाँ पे वेरिएबल x की वैल्यू रखेंगे तो चेंज होगा, 2 तो हमेशा आएगा नहीं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टेटमेंट या ये आपका प्रोपोजिशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, अब यहाँ पे क्या है, इंपरेटिव दिख रहा है, ब्लेसिंग आपके लिए मांगी जा रही है, तो भाई ये भी नहीं होगा। होप्स आपको ये बहुत अच्छे समझ में आए होंगे क्वेश्चंस, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, तो याद करना 1 नंबर में आएगा। अच्छा यहाँ पे है क्या, अच्छा यहाँ पे है, कोई ना, देखो ये आपका होगा, ये भी आंसर यस होगा, ये भी होगा, बट ये नहीं होगा, है ना, तो आप लिख सकते हो ये आपके प्रपोजिशन है, प्रपोजिशंस है, ये भी प्रपोजिशन है, ये भी प्रपोजिशन है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी है, ये भी है, द स्क्वायर ये भी है, बट ये नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आ गया, हमने कंडीशन पढ़ा है, वेरिएबल आएगा तो वो प्रोपोजिशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वेरिएबल जब x की वैल्यू जो असाइन करेंगे यहाँ पे वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, बराबर नहीं होगी, तो ये कहानी ही गलत है, कहीं नहीं जा सकती ना। मे गॉड ब्लेस यू, तो भाई
नहीं होगा। यहां तक चीजें समझ आई क्या? एक बार देख के बताएंगे सब लोग, मतलब एक बार चेक कर लीजिए, आपको देखने का थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, ठीक है। देन हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आगे। ठीक है, तो वह होप्स तो यहाँ तक समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखेंगे हम प्रपोजिशंस के टाइप कितने होते हैं, या कहोगे स्टेटमेंट के टाइप कितने होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है देयर आर टू टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। पहला होता है सिंपल प्रपोजिशन या और स्टेटमेंट्स, और प्रिमिटिव स्टेटमेंट्स। देखो जो सिंपल स्टेटमेंट होते हैं उन्हीं को प्रिमिटिव कहते हैं, है ना। अगर आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप बांट देते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव बोलते हैं, राइट। उसी को हम एटॉमिक स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला है सिंपल प्रपोजिशन और स्टेटमेंट और प्रिमिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, और दो होते हैं, पहला ये, ठीक है, और दूसरा हमारा कंपाउंड या प्रपोजिशन या स्टेटमेंट, ठीक है। चलो आ जाओ। सिंपल प्रपोजिशन क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें एक सिंपल सा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल प्रपोजिशन कहेंगे। कंपाउंड प्रपोजिशन में यहाँ पे कनेक्टिव्स जुड़ करके, जैसे एंड जुड़ के, और जुड़ के, इफ देन जुड़ के, उसे लॉन्ग करेंगे, निगेशन जुड़ जाएगा, कनेक्टिव्स वर्ड्स के फॉर्म में जुड़ जाएंगे अगर उसमें, तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका कंपाउंड प्रपोजिशन। समझ में आ रही बात? तो देखो यहाँ पे कह रहा है सिंगल स्टेटमेंट कंटेनिंग वन कंप्लीट थॉट। एक कंप्लीट थॉट, एक सिंपल से स्टेटमेंट एक कंप्लीट थॉट अगर क्या करे, कंटेन कर रहा हो, तो क्या? विद नो लॉजिकल कनेक्टिव्स, जिसमें और बिना किसी लॉजिकल कनेक्टिव्स के कंटेन करे एक कंप्लीट सेंटेंस बिना लॉजिकल कनेक्टिव्स के, तो क्या होगा? सिंपल प्रपोजिशन होगा। जैसे टुडे इज मंडे, आज सोमवार है। कैरियर टेक अकेडमी, जैसे ये हो गया, लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। दिस स्टैंड्स अलोन अ बेसिक ट्रूथ क्लेम, ये एक बेसिक ट्रूथ वैल्यू देगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन क्लेम कर रहा है, एक ट्रूथ वैल्यू दे रहा है, बेसिक ट्रूथ वैल्यू देगा, चाहे वो ट्रू हो सकता है, चाहे वो फॉल्स हो सकता है। अब ध्यान देंगे थोड़ा कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होता है, ध्यान देखिएगा ध्यान से। ध्यान दीजिएगा। हमने बात करी कंपाउंड प्रपोजिशन, ठीक है। क्या होता है आपका ये कंपाउंड प्रपोजिशन? तो इसमें क्या होगा, जैसे उसमें था कि भाई एक कंप्लीट थॉट देगा बिना किसी लॉजिक कनेक्टिव्स के, बट आपका जो कंपाउंड प्रपोजिशन होगा, कंप्लीट थॉट तो देगा, बट यहाँ यूज क्या होगा? आपके कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करे जाएंगे। ये लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? तो मैंने आपको जस्ट पहले वाली क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो बेसिक आइडिया दे दिया था, ठीक है। मेन 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं, सारा हमने सीखा था। तो आ जाइए, देखिए कह रहा है क्या, कंपाउंड प्रपोजिशन कंबाइन टू और मोर सिंपल प्रपोजिशंस यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स। जब दो या दो से ज्यादा हम सिंपल, उसे प्रिमिटिव भी कह देते हैं, प्रिमिटिव मतलब छोटा सेंटेंस, है ना। जब प्रिमिटिव का सेंस होता है कि जो स्मॉल हो, ब्रीफ में हो, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन में कंबाइंस टू और मोर सिंपल प्रोपोजिशन यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स टू फॉर्म अ न्यू कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट। एक नया और कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट अगर बनाता है तो उस केस में वो क्या कहलाएगा? वो आपका, और इसमें
कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब हम आप कनेक्टिव्स यूज करके उसमें ऐड ऑन करेंगे, हम उसमें कनेक्टिव्स यूज करेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से ज़्यादा हमारे सिंपल प्रोपोजिशन होंगे और यूज होगा लॉजिकल कनेक्टिव्स का, बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स, और फॉर्म करेगा एक नया और कंप्लीट सेंस का एक क्या स्टेटमेंट, द कनेक्टिव्स क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज लाइक दिस। मैंने कहा एक स्टेटमेंट है P, दूसरा स्टेटमेंट है Q, मैंने उसको जोड़ दिया कनेक्टिव एंड से। जैसे इसको हम दिखा कैसे सकते हैं, मैंने कहा एक सिंपल स्टेटमेंट था P क्या, कि टुडे इज मंडे। अरे ऊपर वाला ले लो ना, मंडे, ठीक है। मैंने कहा टुडे इज मंडे। अब कोई स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहे हो तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा इस तरह से बंद कर देंगे। और स्टेटमेंट दूसरा क्यू है, वो क्या कह रहा है, वो है कि इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। अगर इन दोनों को मुझे क्या करना है, जोड़ना है, किससे, एंड से, तो ये हो जाएंगे P एंड Q। अभी यहाँ पे क्या लिख दोगे, अब इससे क्वेश्चन भी आ जाएगा, बस ऐसे लिखोगे क्या, कि मैम लिखेंगे टुडे इज मंडे एंड टुडे इज मंडे एंड it is raining, it is raining, अंडरस्टूड। बस। और क्योंकि हम देखो कोई भी किसी भी स्टेटमेंट को जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम क्लोज इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, तो हमने रख दिया। समझ आया? आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको कुछ इस तरह से दिखाओगे। होप सो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, ये बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, आ जाइए, रुके। अब इसे आप बताओ, यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हैं, आपको देख के बताना है इसमें सिंपल या प्रिमिटिव प्रोपोजिशन कौन से हैं और कौन कंपाउंड। और तब तक सोचिए, थोड़ा आ रहे हैं पानी पी के। नाउ बताइए क्या हुआ, समझ आ रहा है ना? तो हमारे सेंटेंस दिए हैं और यहाँ पे आपको बताना है कि ये सिंपल है। कि पहला ही देखो, P इक्वल्स टू दिया है कैरियर टेक अकेडमी इज इन प्रयागराज। तो भाई भले ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, बट ये एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल प्रिमिटिव स्टेटमेंट कहले, या कह सकते हो सिंपल प्रिमिटिव। ये क्या है, एक सिंपल, या तो सिंपल को ही क्या हम बोल देते हैं, प्रिमिटिव प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशन समझ में आ गया ना, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। प्रपोजिशन बोले या तो सेंटेंस स्टेटमेंट बोले, बात एक ही है। ठीक है, डकार आ गई थी सॉरी चलिए आ जाइए। यहाँ पे कह रहा है कि अब ये बताइए ये क्या है, तो यहाँ से दिख रहा है मैम कनेक्टिव्स जुड़ गए। अगर यहाँ नहीं भी दिखाता तो हम ढूंढते इसके अंदर, यहाँ कनेक्टिव्स जुड़ा है एंड, समझ पा रहे हो क्या, यहाँ कनेक्टिव्स जुड़ गया है एंड। कह रहा है कि द सन इज शाइनिंग टुडे एंड इट इज कोल्डर देन यस्टरडे। हाँ, आज सूरज आज मतलब आज धूप है, लेकिन फिर भी कल से ज्यादा क्या है, कल से ज्यादा ठंड है। धूप तो है लेकिन ठंड भी ज्यादा है। तो भाई ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड होगा क्या? अरे होगा ना भाई, बिल्कुल होगा। कहोगे मैम कंपाउंड प्रोपोजिशन होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस को हम एंड के थ्रू क्या किए हैं, कनेक्ट किए हैं। कनेक्टिव्स क्या कर देगा, कनेक्ट करने का काम।
एंड कनेक्टिव्स लगा है। नीचे फिर है पी एंड क्यू, तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है मैम ये भी कंपाउंड होगा, यहाँ पे एंड का सिंबल है, नहीं होता तो यहाँ हम ढूंढते, एंड लग गया है तो ये क्या होगा, ये भी हमारा कंपाउंड प्रपोजिशन होगा। होप सो समझ आ रहा होगा, आसान है ना। अगला, दिस स्काई इज ब्लू, तो ये कैसा है, सिंपल या प्रिमिटिव है भाई, कैसा है ये, सिंपल या इसी को कहेंगे हम प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहो या तो इसी को क्या प्रपोजिशन बोल दो, बात एक ही है, लेकिन सेंटेंस मत बोल देना, सेंटेंस आपके दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस आपके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो भी तो एक सेंटेंस है, बट वो स्टेटमेंट या तो प्रोपोजिशन नहीं माना जाएगा। स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन का एक एक डेफिनेट ट्रूथ वैल्यू होना चाहिए, वो या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स। बड़े दिन बाद ऐसा लग रहा है बहुत लंबी क्लास लिए जा रहे हैं चलो आ जाओ। इट इज रेनिंग टूडे और द सन इज शाइनिंग, तो यहाँ पे कहोगे मैं, अब यहाँ पे पहचानो, यहाँ पे तो कहीं कुछ नहीं दिखा है कि ये मैम यहाँ पी क्यू स्टेटमेंट दिखाया नहीं, बस एक स्टेटमेंट लिख दिया है, तो भाई इस केस में कहाँ चला गया, इस केस में हम क्या देखेंगे, तो कहेंगे मैम यहाँ पे चेक करो कहीं स्टेटमेंट में ही कनेक्टिव्स तो नहीं छुपा है, तो भाई यही तो छुपा है, और दिख रहा है प्रॉपर, यहाँ और छुपा है, तो भाई ये क्या है, हमारा कंपाउंड है, और लगा ना, ये हो जाएगा कंपाउंड, और क्या है, एक आपका कनेक्टिव है, कंपाउंड प्रपोजिशन। समझ पा रहे हैं सभी, चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या इसमें दिख रहा है, तो इसमें भी दिख रहा है, इसमें क्या है, इफ देन लगा हुआ है, ये इंप्लाइज का केस है, इफ देन लगा हुआ है, भाई ये भी हमारा क्या है, कंपाउंड है। जहां आपको क्या दिख जाए, कंपाउंड, जहां भी आपको दिख जाए क्या, जहां भी आपको कनेक्टिव्स दिख जाए, चाहे वो सेंटेंस अभी देखेंगे, अब यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा है कनेक्टिव्स, हम तो पढ़े ही नहीं, पढ़ेंगे, थोड़ा वेट कर लो। अब यहाँ देखो, इट इज नॉट रेनिंग टूडे, और निगेशन है, तो यहाँ पे देखो नॉट लग गया है ना, नॉट भी तो निगेशन है, तो ये भी कंपाउंड ही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि निगेशन, नॉट जो होता है, नॉट को हम निगेशन बोलते हैं, और निगेशन भी एक कनेक्टिव होता है, और जहां कनेक्टिव जुड़ जाता है वो स्टेटमेंट हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट या कंपाउंड प्रपोजिशन बन जाता है, ठीक है। 2 2 4 ये प्रिमिटिव है क्या, प्रिमिटिव स्टेटमेंट है, तो आप लिख सकते हो मैम प्रिमिटिव स्टेटमेंट या प्रिमिटिव प्रपोजिशन, और प्रिमिटिव मतलब ही सिंपल होता है। चलो यहाँ तक चीजें आप सभी को समझ में आई, होप सो आप बहुत अच्छे समझे होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे स्लाइड में, आ जाइए। ये रहा कि लॉजिकल ऑपरेटर या लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं। तो इस फ्रेज कह रहा है कि द फ्रेज और वर्ड्स विच कंबाइन सिंबल सेंटेंस, ऐसे ये जो कनेक्टिव्स होते हैं ये किस तरह कैसे होते हैं, एक ऐसे फ्रेज है जो कनेक्ट करते हैं किसको, दो सिंपल सेंटेंस को, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं। बस ये कितने होते हैं टोटल, देयर आर 5 टाइप्स, ये 5 प्रकार के होते हैं क्या, हमारे कनेक्टिव्स, जिसमें नेमली पहला आपका आ जाता है नॉट, नॉट जिसे हम इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं निगेशन, निगेशन, और इसे सिंबॉलिक फॉर्म में क्या कैसे लिख सकते हैं, बाय सिंबॉलिक फॉर्म। इसका अगर मैं कहूँ सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में इसे हम या तो इस तरह से या तो हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। रही बात एंड की, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन, इसे सिंबॉलिक फॉर्म में, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म में इसे कैसे हम दिखाते हैं, तो कंजंक्शन को इस तरह से सैड कहते हैं, और को हम बोलते हैं क्या, डिसजंक्शन, इसे और हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम नाम देते हैं डिसजंक्शन, और इसे सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे दिखाते हैं,
तो इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में, याद आ रहा है, कुछ इस तरह से दिखाते हैं। इफ देन को हम इसे इम्प्लाइज भी कहते हैं या कंडीशनल कहते हैं। इसे हम इम्प्लाइज या तो कंडीशनल बोल देते हैं, कंडीशनल। और इसे हम कैसे दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से, है ना, वन डायरेक्शनल, एक एरो की तरह। आपको इफ एंड ओनली इफ का बोले तो इसे हम कैसे दिखाते हैं, तो भाई इसे हम दिखाते हैं, इसे हम कहते हैं बाई कंडीशनल, या तो इसी को हम बोलते हैं बाई कंडीशनल बोलते हैं। और इसे हम कैसे दिखाते हैं, कुछ बाई डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, इस तरह से। तो ये पूरी कहानी है। दी फर्स्ट वन इज द यूनिटरी ऑपरेटर। इसमें जो पहला है ये यूनिटरी ऑपरेटर है, यानी किसी एक स्टेटमेंट में बस लगेगा। यहाँ दो स्टेटमेंट नहीं आते, एक स्टेटमेंट में निगेशन लग जाता है, ठीक है। बट इसके बाद चाहे जो भी आए, इनके लिए हमको ये सब जो देखो, ये जो है ना, ये क्या है हमारा, ये हमारा यूनिटरी ऑपरेटर है। यूनिटरी ऑपरेटर क्या होता है ये समझेंगे हम। यूनिटरी या यूनरी ऑपरेटर मतलब ये सिंगल एक सेंटेंस या स्टेटमेंट के साथ भी लग जाएगा। बट आपके जो ये चारों हैं, जो आपके दूसरा है, तीसरा और जो चौथा और पांचवा है, ये क्या है, ये दोनों, ये सब बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें भाई, इसमें देखो, इसका मतलब है ओनली वन स्टेटमेंट है, तब ओनली वन स्टेटमेंट की जरूरत होती है। स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन की जरूरत होती है, या तो एक स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन की जरूरत होती है। लेकिन इसमें अगर मैं स्टेटमेंट बोल दूं, समझ जाना यार, बाइनरी में है ना, तो बाइनरी में 2 स्टेटमेंट्स चाहिए। बाइनरी मतलब 2, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट चाहिए, पी एंड क्यू दोनों, इस तरह से, ठीक है, समझ आ रहा है। हम नॉर्मली पी क्यू से ही दिखाते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो कनेक्टिव्स एंड उनका सिंबॉलिक फॉर्म अभी तो बता दिया, तो थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे क्या है कि इन दी फॉलोइंग टेबल वी लिस्ट सम पॉसिबल कनेक्टिव्स, देयर सिंबल्स एंड द नेचर ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म बाय दिस। एंड को हम इस तरह दिखाते हैं, इसे हम कंजंक्शन बोलते हैं, बता दिया। और भी हमने देख लिया, निगेशन देख लिया, ठीक है, तीनों देख लिया। इम्प्लीकेशन या इम्प्लाइज दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे डाउट नहीं करना है। आगे बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव्स। अच्छा, इसमें बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव्स में कौन कौन आते हैं, तो मेन 3 आते हैं, कंजक्शन, डिसजंक्शन एंड आपका निगेशन। देखते हैं, तो आ जाइए। सबसे पहला हम शुरू से देखते हैं। पहला कह रहा है कि कंजंक्शन या एंड क्या होता है, इसको अगर डिफाइन करें तो क्या कैसे करेंगे। कह रहे इफ 2 स्टेटमेंट आर कंबाइंड बाय द वर्ड एंड से, अगर 2 स्टेटमेंट को मैं एंड से जोड़ दूं, है ना, अगर मैं 2 स्टेटमेंट को किससे ऐड कर दूं, कंबाइन कर दूं, किससे, बाय एंड, टू फॉर्म अ कंपाउंड प्रोपोजिशन, तो वो क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बनेगा, है ना, या कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा। देन द रिजल्टिंग प्रोपोजिशन इज कॉल्ड, और उस प्रोपोजिशन को हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन ऑफ 2 प्रोपोजिशन। 2 प्रोपोजिशन का कंजंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, उन्हें हम बोलेंगे 2 प्रोपोजिशन का कंजंक्शन। सिंबॉलिक फॉर्म में से कैसे दिखाएंगे, तो कह रहे हैं सिंबॉलिकली इफ P एंड Q आर 2 सिंपल स्टेटमेंट्स, देन इसे हम कैसे दिखाएंगे, सिंबल के फॉर्म में P एंड Q। डिनोट द कंजंक्शन P, और इसे अगर लिखना होगा तो P एंड Q इस तरह से लिखेंगे। एंड द रीड एज, इसे हम पढ़ेंगे कैसे, इस तरह से, P एंड Q। ये जो बना हुआ है इसको कैसे पढ़ेंगे, P एंड Q से, समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे द ट्रुथ टेबल ऑफ कंजंक्शन। चलो इसका ट्रुथ टेबल थोड़ा देखते हैं, तो ध्यान से समझना। उससे पहले हम ये जानेंगे कि कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट है उसको कुल कितने कंडीशंस बन सकते हैं, है ना, थोड़ा सा इसी में जान लो। इसको बताने के बाद चलते हैं। देखो,
यहाँ पे ध्यान देना। क्या लिख सकते हैं उसको हम, क्या लिखेंगे? कंडीशन लिखेंगे कि सैंपल स्पेस लिखेंगे? सिंपल वैल्यू भी लिख सकते हैं ना। लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स या तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, सिंपल वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट या तो हम इसी को क्या बोल सकते हैं, प्रपोजिशन। अच्छा, क्या समझ में आ रहा है इससे? मैंने यहाँ लिखा है नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी कुल कितने इवेंट्स हो सकते हैं, कितनी घटनाएं हो सकती हैं, या तो कितने सिंपल वैल्यू स्टेटमेंट के मिल सकते हैं। बताओ बताओ। तो देखो, अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है मेरे पास, यहाँ पे कह दिया मैंने पी मेरे पास क्या है, मोहन इज गुड, ठीक है, बॉय, मोहन इज गुड बॉय। अब मैंने कहा या, अच्छा इसके अब कितने, या ये क्या होगा, या तो ये कहोगे मैम ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स, या ब्रैकेट में यही लिखना ट्रुथ वैल्यू या सिंपल वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब एक स्टेटमेंट है तो ट्रुथ वैल्यू 2 आई। अगर 2 होता तो क्या होता बताओ? 2 होता तो कितनी ट्रुथ वैल्यू बनती? एक मैंने कहा, अब मान लेते थोड़ा ऐसे, मैंने कहा एक स्टेटमेंट P है, एक स्टेटमेंट Q है ना। इन दोनों को कनेक्टिव्स के साथ हम ऐड कर रहे हैं, तो बताओ क्या क्या कंडीशन आ सकती? कहोगे मैम एक बार हो सकता है, या मैं एक सिक्का उछालूं, अभी मैंने बताया था ना ये जनरेट हुआ है प्रोबेबिलिटी से। अगर मैं कहूं कि एक सिक्का, मैं एक सिक्का उछालूं तो या तो हेड आएगा या टेल, 2 कंडीशन बनेंगी। अगर मैं कहूँ ऐसे मैं 2 सिक्के उछालूं तो कुल कितने केसेस बन सकते हैं? कहोगे मैम या तो पहले पे हेड आए दूसरे पे भी हेड आए, या तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या तो पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या तो दोनों पे टेल टेल आ जाए, तो पूरे 4 बने क्या? तो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या ये 2 के पावर n का कंडीशन नहीं बन रहा? जहां n क्या है, n आपका है नंबर ऑफ स्टेटमेंट, यहां हो जाएंगे, और वहां पे नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, या नंबर ऑफ थ्रो, हाउ मेनी टाइम वी थ्रो, यानी कितनी बार हम फेंक रहे हैं, वो आएगा। तो चलो आ जाओ देख लो। मैंने कहा चलो, तो यहाँ पे मैंने जैसे एक बार ये तो, या तो देखो पहले, या तो ये अगर ये ट्रू होगा तो ये भी मान लो, पहली बार में मान लो दोनों ही ट्रू हो सकते हैं। दूसरे कंडीशन में ये क्या हो सकता है, मान लेते हैं ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, या तो दोनों ही फॉल्स हो जाएं। ये वाली कहानी बन सकती है। इसको और अच्छे से लिखना है तो पहले ट्रू वाले के फॉल्स फॉल्स लिख लो, तो आसान बन जाता है। मतलब ऐसे कुछ लिख लो कि भाई मैम ये ट्रू ट्रू दोनों हो सकते हैं, या तो ये ट्रू हो ये फॉल्स हो जाए, या तो ये फॉल्स हो जाए ये ट्रू हो जाए, या तो दोनों ही मेरे फॉल्स फॉल्स हो जाए। तो पूरे मेरे 4 केसेस मिल रहे हैं ना, 1 2 3 4। अब इसका मत गिनने लगना भाई, ये कनेक्टिव से ऐड होगा ना, यहाँ पे लगेंगे क्या, यहाँ लगेगा कनेक्टिव्स, तो कंबाइन होने के बाद 4 ही आएंगे ना। यहाँ पे कनेक्टिव्स यूज होगा इनके बीच, और जब कनेक्टिव्स होगा तो पूरे कितने पेयर, 4 ही बनेंगे, 4। तो यहाँ पे आ रहा है कंडीशन 2 के पावर n। तो यहाँ पे होगा कि नंबर ऑफ ट्रुथ वैल्यू का जो गेम होगा, नंबर ऑफ ट्रुथ वैल्यूज इन कंपाउंड स्टेटमेंट बस, कंपाउंड हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है। इन वैल्यूज कितना होगा, 2 के पावर n। अब थोड़ा समझ लो, मैं अपने लैंग्वेज में इसे n वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ
प्रपोजिशन या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ प्रपोजिशंस या तो स्टेटमेंट्स। समझ पा रहे हो? चलो आ जाओ, हम इसे सिखाना है तो आपको, ठीक है? कैसे हम सीखेंगे, जैसे मैं कहूं अगर यहाँ पे, चलो आगे देख लेते हैं, आ जाओ यहाँ पे। इसके पहले कुछ था, हाँ यहाँ पहले ये कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे P एंड Q दो स्टेटमेंट है, तो टू के पार्ट टू कुल 4 कंडीशन बनेंगी, यानी ये हो सकता है ये ट्रू हो, ये भी ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, या तो दोनों फॉल्स। समझ रहे हो का भाई? बिल्कुल। ऐसे 3 होते तो क्या होता, तो बताएंगे, थोड़ा सा धीरज रखो। कह रहा है द ट्रुथ टेबल इज अ कंजंक्शन सिंस PQ is proposition if has truth value and this truth value depend only on the truth values of P and Q। मतलब क्या है? अगर कह रहा है स्पेशली इफ P and Q are true then P and Q is true, otherwise P and Q is false। अगर दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू माने जाएंगे, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएंगे। समझे क्या? है ना? यानी जब ट्रू ट्रू है तभी ट्रू मिलेगा, अदरवाइज कोई भी एक फॉल्स है तो वैल्यू हमें फॉल्स मिलेगी। यहाँ देखो, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। डन? आ जाओ। यानी कोई एक भी एंड के केस में दोनों हमारे क्या होने चाहिए? दोनों ट्रू होंगे तभी आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगी, अदरवाइज वो फॉल्स मिलेगी। गुड, चलो डिड इट? ओके, कर लिया हमने, आगे देखते हैं। ये भी हमने सीखा, चलो आ जाओ। अब यही एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन एंड, अच्छा थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में लेट इन दिस ईयर मानसून इज वेरी गुड द रिवर्स आर फ्लडेड, और यहाँ एंड लगाना है तो क्या लिखोगे? देन ये क्या हो जाएगा? P एंड Q क्या हो जाएगा? तो कहोगे इन दिस ईयर, पहले इन दिस ईयर मानसून इज वेरी गुड, वेरी गुड, और क्या लिखोगे? एंड द रिवर्स आर फ्लडेड। ठीक है, समझ आ रहा है? बस हो गया, एंड लगा देना है और क्या, ठीक है? ओके, आ जाइए। एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन एंड, कुछ एग्जाम्पल आपके लिए है। कह रहे अगर यहाँ पे मैंने कहा सपोज P एंड Q दो प्रपोजिशन है, P की वैल्यू है, Q की वैल्यू है, तो एंड लगा देना है और क्या, तो हम लिखेंगे टुडे इज फ्राइडे एंड, बस यहाँ एंड लगा देना है, इट इज रेनिंग टुडे। ठीक है, बस हो गई कहानी खत्म। समझ आ रहा होगा ना? उसकी जगह एंड लिख देना है। एग्जाम्पल ये आप करेंगे, ठीक है? आगे ये आपको होमवर्क है, ठीक है? ये आपको क्या हम दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, करके आना है। आसान है यार, तुरंत कर लो, कॉपी लेके बैठना हमेशा। और ये भी आपका एंड का ही है, तो ये भी होमवर्क रहेगा, ठीक है? अब आते हैं हम डिसजंक्शन यानी और के केस में। तो भाई कह रहा है एनी टू स्टेटमेंट कैन बी कनेक्टेड बाय वर्ड, और से जुड़ा हो तो उस फॉर्मेशन को, उस कंपाउंड स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? डिसजंक्शन बोलेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में इसे हम दिखाते कैसे हैं? P एंड Q को टू सिंपल स्टेटमेंट, इसे हम P और Q, इसे हम पढ़ेंगे क्या? P और Q ये पढ़ेंगे, ठीक है? होप सो अंडरस्टैंड। इसी को हम डिसजंक्शन कहते हैं, कोई एक। अब यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? तो यहाँ पे देखो है द ट्रुथ टेबल ऑफ द डिसजंक्शन, तो यहाँ पे भी बताओ दो ही स्टेटमेंट P एंड Q हैं, तो क्या कितने, या तो ये ट्रू हो जाए, ये फॉल्स हो सकता है,
या ये ट्रू, सॉरी, या तो ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो सकता है, या तो ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स तो ये ट्रू, या तो दोनों फॉल्स हो जाएं, है ना। ये बनाना सीख पा रहे हो क्या, कैसे हम ये भी लिख ले रहे हैं। आप भी लिख सकते हो, जैसे अगर ये 3 होता, चलो अब यहाँ पे थोड़ा समझाते हैं। अगर यहाँ पे P Q R 3 होते हैं तो बताओ पूरे कितने आते हैं, कितने के ट्रिपलेट, 8 के ट्रिपलेट बनते। कैसे, 2 के पावर n, तो 2 के पावर 3 स्टेटमेंट है, 2 के पावर 3 8 आता वैल्यू। कैसे लिखेंगे, अब हम कहेंगे ऐसे लिखेंगे, ट्रू 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 4 बार लिख लेना ऐसे, फिर फॉल्स 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 4 बार ऐसे, समझने बहुत समझेगा। फिर अल्टरनेट 2 बार ट्रू ट्रू लिखना, फिर फॉल्स फॉल्स लिखना, फिर ट्रू ट्रू लिखना, फिर फॉल्स फॉल्स लिखना, और इसमें एक बार ट्रू फिर एक बार फॉल्स, समझे जैसे जैसे स्टेटमेंट बढ़ रहा है। फिर एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझे क्या, बस यही कहानी है। यहाँ देखो 2 था तो पहले 2 2 ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, समझ पा, ऐसे बनेगा। समझे क्या जी, समझ जाओ, आसान है। कहाँ जा रहा है, ओके, हमको लग रहा है ये हमारा नहीं होगा मूव, इसको हटाते ही हैं। बात समझ आ रही होगी ना, आ जाओ। तो पहले ये देख लेते हैं। तो मैं कहा कब कब ये ट्रू देगा कब ये फॉल्स, तो देखो यहाँ में कोई ना कोई एक ट्रू होना चाहिए, तो वैल्यू ट्रू होगी जब तक दोनों फॉल्स ना हो जाए। समझ में आया, फॉल्स तभी मिलेगी जब सारे वैल्यूज फॉल्स हो, यानी अगर 2 स्टेटमेंट P एंड Q, जब P एंड Q की वैल्यू दोनों फॉल्स होंगे तभी आपको फॉल्स मिलेगी, अदरवाइज हर एक केस में ट्रू मिलेगी। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे ट्रू ट्रू है तो ट्रू तो मिलेगा ही, ट्रू फॉल्स कोई भी एक ट्रू है तो भी ट्रू मिलेगा, फॉल्स ट्रू ट्रू ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ट्रू है, फॉल्स फॉल्स क्योंकि दोनों फॉल्स है, तो अब यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा। यानी वहां पे फॉल्स वैल्यू पाने के लिए दोनों फॉल्स होने चाहिए। गॉट इट, आ जाओ, बस आगे बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिसजंक्शन, अब इसे वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है तो कैसे करोगे, कह रहा है कि पेरिस इज द फ्रांस, फ्रांस एंड क्यू ये है, तो दोनों को बस ऐड कर देना है, और क्या, और लगा देना है दोनों के बीच में, ये दोनों लिखकर और लगा देना, यहाँ ऐसे बंद कर देना, कभी भी लिखने तो ये तरीका होता है ना, बस। अब ये एग्जाम्पल आप करके आएंगे, आसान है, हो जाएगा ना, हो जाएगा, और लगा देना, और क्या। यहाँ पे कैसे करना है, ध्यान दो, एक कर ही देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखोगे मैम टुडे इज फ्राइडे, इज फ्राइडे, एंड ना लगाना है, अब यहाँ पे क्या लगाना है, और यहाँ एंड लिखा है, मतलब स्टेटमेंट 2 अलग अलग है, उसके लिए एंड लगाया है। आप यहाँ लिखोगे और क्यू की जगह पे क्या लिखोगे, कहोगे इट इज रेनिंग टुडे, और इसे क्या करोगे आप, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज। ठीक है, ये है कहानी। तो आ जाओ, तो ऐसे यहाँ भी कर लेना, 2 2 हैं, यहाँ और लगा देना है। निगेशन, निगेशन क्या होता है भाई, तो निगेशन जब यहाँ पे वैल्यू आपका क्या हो, निग्लेक्ट करा जाए, नहीं का सेंस दे, यानी आपका ट्रुथ वैल्यू एक्सचेंज हो जाए, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू हो जाए। गिवन बाय एनी प्रपोजिशन P, अनदर प्रपोजिशन कॉल्ड द निगेशन ऑफ P कैन द फॉर्म बाय मॉडिफाई इफ द नॉट, इफ बाय नॉट, है ना, नॉट लगा देंगे। कैन बाय यूजिंग द फ्रेज, जैसे आपको एक फ्रेज दे रखा है, इट इज, फ्रेज क्या होता है, एक आपको ऐसा सेंटेंस जो आपको एक डिक्लेरेशन दे, बट एक छोटा होता है, प्रिमिटिव होता है। इट इज नॉट दिस केस दैट इट इज false that before P will be able to the find of negation। जैसे देखो यहाँ पे सिंबल, इसे सिंबली आप इस तरह से दिखाते हो, है ना, ऐसा कुछ ऐसा करके ऐसा, ठीक है, समझ पा रहे हो, इस तरह से लेटा हुआ ऐसे एल बना दो P, या तो इसी को हम ऐसे, इसका मतलब होता है इसे क्या पढ़ोगे, नॉट P,
यानी नॉट पी मतलब नॉट स्टेटमेंट जो है उसमें नॉट लगा देना है। डिनोट्स द निगेशन पी द ट्रुथ वैल्यू निगेशन पी डिपेंड ऑन द ट्रुथ वैल्यू। यानी अगर पी की वैल्यू ट्रू है, देखो अगर यहाँ पे वैल्यू पी है, यहाँ पे निगेशन ऑफ पी है, ठीक है। अगर इसकी ट्रुथ वैल्यू यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ फॉल्स आएगा, अगर यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू आएगा। समझे क्या? आगे दिया है यहीं पे ट्रुथ टेबल, बस बना देते हैं। अगर यहाँ ट्रू होगा तो फॉल्स आएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू आएगा। भाई आगे बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल है निगेशन का, जैसे यहाँ पे 3 इज फैक्टर ऑफ 12, तो हम लिख दें यहाँ पे 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। सही है, बस ये निगेशन है, ठीक है। कंडीशनल एंड इम्प्लीकेशन ये देख लेते हैं। इफ एंड देन का बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स इफ देन यानी इफ और उसके बीच में एक छोटा फ्रेज होगा फिर देन लग जाएगा, ठीक है। देन द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट। कह रहा है इसे हम दिखाते हैं, इसे हम इस तरह से दिखाते हैं। इसे पढ़ेंगे क्या? तो इसे हम पढ़ेंगे P इफ P, इसे हम पढ़ेंगे इफ P देन Q, इफ P देन Q, इसे ऐसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। P इज कॉल्ड एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस, जो पहले आता है। देखो इसमें जो P एंड Q है ना, P इम्प्लाइज दैट Q है, तो जो पहले ये जो P आ रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम या तो एंटीसीडेंट बोलते हैं या तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। और डिक्लेयर कौन करेगा? तो दूसरा वाला, यानी जो कंक्लूजन कौन दिखाएगा? ये तो ये होगा कंसिक्वेंस या रिजल्ट क्या मिला? कंसिक्वेंस। जैसे कहते हैं ना, यदि ये करोगे तो ये होगा, यदि तुम मेहनत करोगे तो एग्जाम में पास होगे, है ना। यदि तुम तेज दौड़ोगे तो जीतोगे, फिर जीतोगे, तो ये या तो इसी को हम बोल देते हैं कंक्लूजन, ठीक है। जो पहला होता है एक तरह से वो इंसिडेंट होता है, यानी अग्र क्रिया, या उसे हाइपोथेसिस कह देते हैं। एंड वो कंसिक्वेंस रिजल्ट, या तो उसी को हम कंक्लूजन बोलते हैं। समझ आ रहा है क्या? आगे कह रहा है कि द स्टेटमेंट P एंड Q आर ट्रू केस। कब ये ट्रू होगा? तो पहले ये बना लो कि मैम ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसे लिख लिया। ऐसे देखो दो है ना, तो दो का ऐसे ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्योंकि 4 ही होंगे, 2 के पावर 4 होंगे ना, तो बस फिर अल्टरनेट ट्रू फॉल्स, बस। अब क्या कह रहा है कि द स्टेटमेंट P इम्प्लाइज दैट Q इज ट्रू ऑल केसेस एक्सपेक्ट, हर केस में ट्रू होगा। कह रहा है ट्रू इन ऑल केसेस, हर केस में क्या होगा? ये ट्रू होगा। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट व्हाट? कहोगे एक्सेप्ट व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। एक ही गलत होगा जब P सही हो लेकिन Q फॉल्स हो जाए। P ट्रू दे रखा हो लेकिन Q फॉल्स हो जाए, तभी आपको क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। अदरवाइज हर केस में ट्रू मिलेगा, वो पहले ही बोल दिया है। तो भाई ट्रू में तो ट्रू ही मिलने वाली है, पर ये देखो ट्रू है, ये फॉल्स हो गया। तो कहा P आपका ट्रू है एंड Q फॉल्स है, तो यहाँ ट्रू नहीं मिलेगी। ट्रू कब मिलेगी? ऑल एक्सेप्ट में ट्रू मिलेगी। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, किसको? इसको छोड़कर, तो यहाँ फॉल्स मिल जाएगा। बाकी ट्रू फॉल्स रहेगा तब भी ट्रू आएगा। आया समझ? एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसको तो कर ही लोगे ना। इफ देन लगाना है कि इफ द फंक्शन इज, यहाँ पे लगा लोगे क्या? इफ द फंक्शन इज differentiable then the function is continuous. Function is continuous, बस भैया डबल इन्वर्टेड का अंदर है ना। देन नहीं, देन द। समझ आया क्या? आ जाइए, आपको ये खुद से करना है, आसान है, हो जाएगा। और ये भी आपको खुद से करना है, ये भी हो जाएगा। ये भी खुद से करना है,
हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान दो कि इसे हम और किस किस नाम से जान सकते हैं। सिंस द कंडीशनल स्टेटमेंट प्ले द इसेंशियल रोल ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, इसके कुछ अलग अलग रोल हैं, उसे समझते हैं। इसके कुछ इसेंशियल्स रोल हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में। अ वैरायटी ऑफ टर्मिनोलॉजी, उसके अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं इसके लिए। किसके लिए? आपके इम्प्लाइज के लिए जो ये होता है। तो इसे एक्सप्रेस तो ऐसे करते हैं, तो पहला तो इसे इफ पी देन क्यू पढ़ सकते हैं, या तो इसी को पी इम्प्लाइज क्यू पढ़ देते हैं, या इसी को हम क्या है पी वनली इफ क्यू ऐसे भी पढ़ सकते हैं। मतलब क्या कि यदि क्यू होगा सही तभी पी सही होगा। देखो क्यू क्यू राइट है ना, तो पी सही हो या ना हो आपका वैल्यू ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर पी सही हो गया बट क्यू नहीं है ट्रू, यानी सही मतलब ट्रू ट्रू ट्रू, तो पी अगर फॉल्स पी अगर ट्रू हो गया और क्यू फॉल्स हो गया तो वैल्यू फॉल्स मिलेगी। लेकिन अगर क्यू आपका ट्रू है तो पी कुछ भी हो, ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। या तो इसी को हम क्यू इफ पी पढ़ लेते हैं, या तो इसे पी इज सफिशिएंट ऑफ कंडीशन फॉर क्यू, है ना, क्यू व्हेन पी। या तो इसे हम ये पढ़ते हैं या ये पढ़ते हैं, या तो नेसेसरी फॉर पी, फॉलोज फ्रॉम पी, इफ पी क्यू। तो इतने कंडीशन, ये सब हम चीजें इसमें देखते हैं। सॉरी। तो समझ आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कन्वर्ज या इनवर्ज ऑफ कंट्रा पॉजिटिव, ये क्या होता है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आता भी है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहा है वी कैन फॉर्म सम न्यू कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद द कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट आपका यही होता है जहां इफ देन लगा हो। कंडीशन तो वही बता रहा है ना, इफ ये दिस देन दिस, इफ पी देन क्यू। हाँ, कह रहा है देन अकर वेरी ऑफ्टन नेमली कन्वर्ज, इनवर्ज एंड कंट्रापोजिटिव। यहाँ पे आप इसी में यानी जो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, इसी में आपको कन्वर्ज, इनवर्ज या तो कंट्रापोजिटिव देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला अगर मैं कन्वर्ज कहूँ, कन्वर्ज क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि इफ पी implies q is the implication, then q implies p is called the converge of p and q। यानी दोनों ही p हो then q, q है हो तब p। यानी अगर p के if p then q, अगर उसका मैं उल्टा भी कर दूं कि if q then p, अगर दोनों कंडीशन ऐसा हो, मैंने कहा बारिश हुई, ग्राउंड गीला हो गया, ग्राउंड गीला हुआ, इफ यदि ग्राउंड गीला है तो बारिश हुई, तो बात दोनों सही है, यानी ये कैसा है? कन्वर्ज है। ठीक है, अब कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा कि अगर मैं कहूँ इन दोनों का निगेशन, यानी निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज द निगेशन ऑफ पी, ऐसा हो क्या? इफ पी इम्प्लाइज देन क्यू। अब यहाँ देखो, अगर कहूँ मैं कि पी इम्प्लाइज क्यू है, अगर ये बराबर हो जाए, है ना, ये क्या हो जाए? किसके? निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी के, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये बोला जाएगा कंट्रा पॉजिटिव। समझ पाए क्या? इनवर्स क्या बोला जाएगा? तो भाई अगर निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इफ पी क्यू इज द इम्प्लीकेशन ऑफ, हाँ, यानी आपका सिंपल पी एंड क्यू है, तो इसका इम्प्लीकेशन अगर माइनस निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू हो जाए तो इसे इनवर्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कन्वर्ज, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव जान लिया, समझ लिया। कन्वर्ज क्या होता है कि आप पी इम्प्लाइज क्यू को चाहे क्यू इम्प्लाइज पी को, दोनों आपस में अगर बराबर है, इक्वल ही वैल्यू दे रहे हैं,
है ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, तो मैंने कहा अगर P इम्प्लाइज Q वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए Q इम्प्लाइज माइन निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, देन इनवर्स में वही होना चाहिए, बस निगेशन लग जाए। P Q है तो P इम्प्लाइज Q है तो बस निगेशन लग जाए, लेकिन यहाँ पे निगेशन के साथ साथ चेंज हो जाना है, पोजीशन चेंज दिख रहा है ना। चलो आगे है भाई कन्वर्ज, यहाँ पे आपको करना है यही काम, कन्वर्ज इनवर्ज एंड कंट्रा पॉजिटिव बताना है। तो लेट कह रहा है कि यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, यू आर गुड इन लॉजिक। अगर आप तो आप क्या कहोगे देन P एंड Q इफ यू, अब अगर मैं P इम्प्लाइज दैट Q कहूँ तो क्या लगोगे, इसका मतलब है P इफ P देन Q। तो P स्टेटमेंट क्या है, कहोगे इफ P की जगह जो है वो लिख दो, कहोगे मैम यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, फिर देन लगा के Q फ्रेज को लिख दोगे या स्टेटमेंट को कि यू आर गुड इन लॉजिक, है ना। अब इसका कन्वर्ज फॉर्म कैसा होगा, कहोगे कि मैम कन्वर्ज अगर मुझे बनाना होगा तो P Q को आपस में बदल देना है, यानी P इम्प्लाइज दैट Q था तो यहाँ P इम्प्लाइज Q था तो Q इम्प्लाइज P करना है, यानी इफ P देन Q था तो अब यहाँ लगाना है इफ Q देन P। तो इफ यू आर गुड इन लॉजिक देन यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, बात सही है, समझ आ रहा है ना। बस ये कन्वर्ज हो गया। कंट्रा पॉजिटिव के लिए बस निगेशन लगा देना, यहाँ पे क्या लगाना है, तो इफ इसी में नॉट लगा दो, ऊपर वाले में यहीं पे निगेशन लगा दो तो बन जाएगा कंट्रा पॉजिटिव। इफ यू आर नॉट गुड इन लॉजिक देन यू आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। समझ आया। अगर मैं इनवर्स की बात करूं तो बस जो दिया है उसी में निगेशन लगा दो, यानी निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, या इफ निगेशन ऑफ P देन निगेशन ऑफ Q। तो बस इफ यू आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स देन यू आर नॉट इन गुड इन लॉजिक, समझे क्या। तो उम्मीद है कि कन्वर्ज इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव समझ में आ गया। डन, बहुत आसान है, एक बार पढ़ना, ठीक है। आ जाओ, कह रहा है बाई कंडीशनल क्या होगा, कि कह रहा है लेट P एंड Q बी प्रपोजिशंस, द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट किससे हम इससे दिखाएंगे, तो इस तरीके से इसे पढ़ेंगे क्या, इसे ऐसे करना है इफ P नहीं if P then only if and only सही है, P if and only if when Q, ठीक है। if P and only if Q, ऐसे कह सकते हैं। दी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू, कब ये ट्रू होगा, जब आपका P एंड Q हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू, यानी या तो दोनों के पास ट्रू हो तब सही हो, ट्रूथ वैल्यू ट्रू मिलेगी, या तो दोनों के पास फॉल्स हो, तभी आपको ट्रू कब मिलेगा, जब P और Q क्या हो, सेम ट्रूथ वैल्यू कंटेन कर रहे हो, या तो दोनों फॉल्स ले रहे हो या तो दोनों ट्रू ले रहे हो। समझ पा रहे हो क्या, हाँ जी, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। कहानी क्या है, देखो इधर, यहाँ P है Q है, मैं कहा ट्रू फॉल्स, मैंने कहा यहाँ ट्रू फॉल्स, ठीक है। कह रहा है कि P बाई कंडीशनल Q क्या मिलेगा, तो अगर कह रहा है जब दोनों सेम वैल्यू कंटेन करें, यानी P एंड Q के सेम ट्रूथ वैल्यू हो, ट्रू यहाँ पे भी ट्रू है, इसका भी ट्रू, तो सेम है ना दोनों के, तो ट्रू मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो इसका ट्रू है P का, लेकिन इसका फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा, इसका फॉल्स है, ट्रू है, तो अलग अलग है ना, फॉल्स मिलेगा, लेकिन फॉल्स है, सेम है, फिर से ट्रू मिलेगा। यानी सेम ट्रूथ वैल्यू पे हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगी, अदरवाइज फॉल्स मिलेगी। समझे क्या भाई, इतना ही आसान था। कह रहा है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट आर आल्सो कॉल्ड बाई इम्प्लीकेशन, इसी को हम और क्या कह सकते हैं, इम्प्लीकेशन उसे कहा जाता था, इसे बाई इम्प्लीकेशन कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो रीड P इज नेसेसरीली एंड द सफिशियंट कंडीशन ऑफ फॉर Q। तो ये कभी लिखा रहे तो कंफ्यूजिया मत जाना, इसका मतलब ही सेम वही है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। हाँ भाई, ट्रूथ टेबल बना दिया, फिर से बनाओगे, कहोगे मैम ट्रू
ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स अल्टरनेट डालना है, ट्रू फॉल्स। जब दोनों सेम हो तो ट्रू ट्रू है, सेम है ना, ट्रू आएगा। लेकिन देखो यहाँ ट्रू फॉल्स अलग अलग है, फॉल्स आएगा। फॉल्स ट्रू अलग अलग है, फॉल्स आएगा। फॉल्स फॉल्स सेम है, ट्रू आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे है, बस यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लगा देना है दोनों के बीच, बस लगा तो हुआ है ना। राम कैन टेक द फ्लाइट, राम फ्लाइट तभी पकड़ सकता है, ले सकता है जब उसने टिकट खरीदी हो, बस। इसे आपको स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है कि दिस बुक इज गुड दिस, ओके। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक फॉर्म, अच्छा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो कह रहा है कि पी दिस बुक इज गुड को पी से दिखाते हैं, क्यू से इसको, तो दिस बुक इज गुड एंड कॉस्टली। तो बार बार देखो क्योंकि ना यहाँ पे इसको हम बार बार क्या प्रोनाउंसिएट नहीं करते, उससे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा खराब लगता है। तो हम इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बार बार जो रिपीटेशन होता है जैसे नाम वाम को नहीं हटा देते हैं। तो इसलिए यहाँ एक बार लगा तो इसे हटा दिया। लेकिन इसे कैसे दिखाओगे, तो कहोगे मैम एंड लगा है, पी एंड क्यू ऐसे आएगा। यहाँ पे लगा है कि द बुक इज नॉट गुड बट कॉस्टली, तो कैसे लिखोगे, बट लगा है, बट, ठीक है। सुनो, गुड नहीं है बट कॉस्टली है, नॉट गुड, नॉट गुड तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट गुड बट कॉस्टली, तो क्यों 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 क्यों, ठीक है। इसी तरह आपके आगे लगेंगे, हो गए। तो इसे आप कंप्लीट करना, ये 3 नहीं आएगा तो कल समझाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ट्रूथ टेबल बनाना है, निगेशन ऑफ, चलो इसका बनाते हैं। मेरा पी और क्यू पहले क्या होगा, कहोगे मैम ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो सकता है यहाँ पे, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। कह रहा है कि निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, तो ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू एंड फॉल्स का निगेशन ट्रू। अब इसका एंड का केस पूछ रहा है, एंड के केस में क्या होता है, जब तक दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू मिलेगा। तो कहोगे मैम यहाँ ट्रू फॉल्स, यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स है, फॉल्स मिलेगा, फॉल्स फॉल्स है, देखो एंड है, एंड में दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू मिलेगा। यहाँ पे भी फॉल्स मिलेगा, लेकिन यहाँ दोनों ट्रू है, ट्रू मिलेगा, यहाँ फॉल्स ट्रू है, फॉल्स मिलेगा। अंडरस्टैंड, चलो। तो ऐसे भी आपको इस तरह से देंगे और उसका ट्रूथ टेबल पूछने को दे देगा, तो बड़े बड़े ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं, आप कर लिए क्या कर ले जाएंगे। आपको सेम इसका भी ऐसे करना है, हो जाएगा। तो आपका ये रहा लास्ट क्वेश्चन, होप सो आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। इसे कंप्लीट करना, देन बताना आज की क्लास कैसी रही। तो देखो रिकॉर्डेड क्लासेस जाए तो भी आपको कमेंट जरूर करना है कि यस मैम समझ आया कि नहीं आया, कहाँ चीज़ें आपको दिक्कत कर रही कहाँ नहीं, ताकि हम अपने आप में और बेहतर तरीके से सुधार कर पाएँ और आपको और बेहतर तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं आपके अपने CTA क्लासेस कैरियर टेक अकेडमी में। ओके, बाय बाय, सी यू।